हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 11वें के कार्य तथा ऊर्जा जो चैप्टर है, इस ऊर्जा से कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर से आज हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा ऊर्जा का रूपांतरण। तो सबसे पहले तो हम ये जाने ऊर्जा होती क्या है। आपको पता है कि ऊर्जा के बिना जो है कोई कार्य संभव नहीं है और दिन प्रतिदिन जो है ऊर्जा की मात्रा या ऊर्जा की खपत बढ़ती ही जा रही है। तो जो हमारे पास स्रोत है ऊर्जा का, वह मुख्य स्रोत प्राकृतिक स्रोत सूर्य है और उसी से बाकी ऊर्जाओं का भी स्रोत बनता है। जैसे हमें जो है ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमें ऊर्जा भोजन से मिलती है। तो हम जो भी ग्रेन्स खाते हैं वो ग्रेन कैसे बना? वो जो अनाज बना, फल बनी, सब्जी बनी, वह कैसे बना? उसमें भी जो है अगर आप एक पौधे से लेकर के और उस अनाज तक की परिकल्पना को देखें तो उसमें आप फाइनली यही पाएंगे कि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत रहा वह हमारा जो प्राकृतिक स्रोत है सूर्य, वह सूर्य रहा है। तो इस तरह से किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। ऊर्जा जो है नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। तो जो किया गया कार्य है वही ऊर्जा है। ऊर्जा से ही मिला है कार्य। कार्य का मात्रक जूल, तो ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसी तरह से ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। ऊर्जा के कई रूप हैं, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा। इस तरह से बहुत से इसके रूप हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों के सिलेबस में मुख्य रूप से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के रूप में डिटेल पढ़ना है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ये गिरता हुआ नारियल देखिए, नारियल जब यहाँ पे लगा हुआ है तब उसमें स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन वह गिर रहा, गति कर रहा है। अगर यह किसी के सिर पर गिर जाए, किसी हल्के चीज पे गिरे तो नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि यह गिरता हुआ नारियल के अंदर कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है, क्योंकि यह गति कर रहा, गिर रहा है तो गति कर रहा है, तो गति के दौरान इसमें गतिज ऊर्जा है। इसी तरह से ये देख रहे होंगे बहता हुआ पानी, ये पानी जो है इसमें भी ऊर्जा है। कुछ भी अगर इस पे पड़ता है तो क्या होता है? ये बाहर ले जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर भी ऊर्जा है। और यह जो ऊर्जा है, यह ऊर्जा इस पानी में पानी के बहाव के कारण यानी उसकी गति के कारण है। तो जब गति के कारण है तो इस बहते हुए पानी के अंदर कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। इसी तरह से देखें, ये उड़ता हुआ हवाई जहाज, हवाई जहाज जो है उड़ रहा है, तो इसमें गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा होगी। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर दौड़ते हुए खिलाड़ी, जब ये खिलाड़ी दौड़ रहे हैं तो इनके अंदर भी ऊर्जा है। और अब ये आप देखेंगे कि दो या दो से अधिक जो भी खिलाड़ी दौड़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जिसके पास है वही तो आगे जो है निकल पाता है। तो इसका मतलब है कि अधिक से अधिक कार्य करने के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है।
गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मुख्य रूप से ये तो थ्योरी के रूप में हम लोग पढ़ लेते हैं कि गतिज ऊर्जा यानी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित है उस ऊर्जा को जो है उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन अगर कोई हल्की वस्तु है, कोई भारी वस्तु है, किसी का वेग कम है, किसी का वेग अधिक है, तो वह रुक रही है या जा रही है, उसका वेग बढ़ रहा है, वेग घट रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में गतिज ऊर्जा उसकी घटेगी बढ़ेगी। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल व्यंजक चाहिए, जो गणितीय जो है व्यंजक चाहिए। उस व्यंजक को आप देखें तो मान लेते हैं कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है, इस पर बल F लगाने पर बल की दिशा में s दूरी विस्थापित होती है और उसका अंतिम वेग v हो जाता है। यदि वस्तु में उत्पन्न त्वरण a हो, जैसा कि आप इस फिगर में देखिए कि m द्रव्यमान की वस्तु है, u वेग से चल रही है, इस पर बल F लगाया गया, तो यह जो है s दूरी विस्थापित होकर के और इसका वेग जो है हो गया v। और इस दौरान जो है जब वेग परिवर्तन हुआ तो इस वेग परिवर्तन के दौरान इसका जो त्वरण है वह त्वरण a प्राप्त हुआ। तो अब इसमें क्या होगा कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as जो गति का समीकरण है, तो इससे हम 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर या s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2a, समीकरण नंबर 1, अर्थात s की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। अब न्यूटन के द्वितीय नियम से होता है F बराबर m ए। न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर m ए होता है और बल द्वारा जो किया गया कार्य है वह W बराबर F इंटू एस, यानी बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो F बराबर m ए हो गया और s की वैल्यू यहां से हो गई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2a। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1 अपान 2m विद इन ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब यदि वस्तु विरामावस्था में है, यानी हमने यहां पर ये मान के चला था कि वस्तु u वेग से चल रही है, अगर यह वस्तु विरामावस्था में है तो u बराबर 0 होगा। जब u बराबर 0 होगा तो यह समीकरण होगा w बराबर 1 अपान 2m v स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो w बराबर 1 अपान 2m v स्क्वायर। और जो किया गया कार्य है वही क्या है, गतिज ऊर्जा है। जो किया गया कार्य है वही गतिज ऊर्जा है, अर्थात किया गया कार्य बराबर वस्तु की गतिज ऊर्जा, दैट इज ई के बराबर 1 अपान 2mv स्क्वायर। तो m जो है इस वस्तु का द्रव्यमान है और v वेग से वह वस्तु गतिमान है। गतिज ऊर्जा को कैपिटल K से भी प्रदर्शित करते हैं या के ई लिखते हैं या फिर ई के। तो यह के सफिक्स ये बताता है कि यह काइनेटिक एनर्जी है। तो यह काइनेटिक एनर्जी के लिए सूत्र हो गया ई के बराबर 1 अपान 2mv स्क्वायर। अगर v वेग से वस्तु जो है गतिशील है तो उसकी ऊर्जा ई के बराबर 1 अपान 2mv स्क्वायर होती है। तो इसमें आप क्या देखते हैं, इसमें आप ये देख रहे हैं कि ई के प्रोपोर्शनल m, ई के प्रोपोर्शनल m, अर्थात वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है या होती है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ही अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। इसी तरह से ई के प्रोपोर्शनल v स्क्वायर, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। तो वेग जितना अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है कि ऊर्जा मतलब कि कार्य ऊर्जा प्रमेय जो है एक ऐसी प्रमेय या एक ऐसा संबंध है जो किए गए कार्य तथा गतिज ऊर्जा के बीच में संबंध को बताता है। तो जब कोई वस्तु m द्रव्यमान की है, u वेग से गति कर रही है, तो उस पर बल F लगाने से उसका वेग v हो जाता है। तो वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी अंतिम गतिज ऊर्जा तथा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार यह कहा गया है कि जो किया गया कार्य है वस्तु पर वह उस वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और स्थिति प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा
के अंतर के बराबर होता है। तो वस्तु पर किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मीन्स हो गया कि उसके अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बीच में जो डिफरेंस आया, तो ये हो गया अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यानी W बराबर EF माइनस EI। F स्टैंड्स फॉर फाइनल, यानी फाइनल गतिज ऊर्जा है और ये इनिशियल गतिज ऊर्जा है। तो फाइनल हो गई 1/2 mv स्क्वायर और इनिशियल हो गया 1/2 mu स्क्वायर। तो W बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यह गतिज ऊर्जा तथा किए गए कार्य के बीच संबंध होता है, इसीलिए इस संबंध को कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। तो W बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उस वस्तु में संवेग होता है, उस वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। तो इस गतिज ऊर्जा तथा संवेग में क्या संबंध होगा, इसे देखें आप। तो मान लीजिए कि वस्तु का जो द्रव्यमान है m है, उसका वेग v है, तो वस्तु का संवेग p बराबर m इंटू v होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है, यानी वेग में जो दिशा होगी उसी दिशा में संवेग भी कार्यरत होता है। तो इससे जो है v बराबर मिल जाएगा आपको p/m, और वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है k बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो इस 1/2 mv स्क्वायर में v की जगह पर p/m रख दीजिए। तो जब p/m रखेंगे, देखिए k बराबर 1/2 m और v की जगह पर p/m का स्क्वायर, तो ये हो गया p स्क्वायर बाई m स्क्वायर। नीचे m से एक m ये कट जाएगा, तो ये मिलेगा 1/2 p स्क्वायर बाई m, यानी सिंपली लिख सकते हैं p स्क्वायर/2 m। तो यह गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध हो गया कि k बराबर p स्क्वायर/2 m, k बराबर p स्क्वायर/2 m। या इससे आप कह सकते हैं कि p स्क्वायर बराबर 2m इंटू के, यानी 2mk, यानी p बराबर √2mk। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो संवेग है यह गतिज ऊर्जा के रूप में होगा √2 इंटू द्रव्यमान, यानी वस्तु का द्रव्यमान और गुणे गतिज ऊर्जा। तो संवेग बराबर √2mk। स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है या जो क्षमता निहित होती है, उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा ना कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा, तो वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये साइकिलिस्ट जो है, ये साइकिल को चढ़ाते हुए ढलान पर ये ले गए ऊंचाई पर, और ऊंचाई पर ले जाने के बाद जो है फिर ये बिना चलाए नीचे की तरफ आती है। तो ऐसा क्यों हुआ? जब आप ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती जा रही है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती जा रही है। तो h ऊंचाई पर इसमें गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर हो गई पोटेंशियल एनर्जी। जब ये यहाँ से चलता है, मतलब कि नीचे की तरफ लुढ़कता है, तो ये एनर्जी बाहर होती है, अर्थात यह पोटेंशियल एनर्जी फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इस स्थिति के कारण जो इसमें ऊर्जा है, यह कौन सी ऊर्जा है? यह ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। इसी तरह से ये देख रहे होंगे कि यह तीरंदाज जो है कमानी को खींच करके तीर को बढ़ाने वाले हैं। तो इस स्थिति में भी आप ये देख रहे होंगे कि ये जो है खिंचा हुआ है, तो खिंचा हुआ है तो इसके कारण क्या है, इसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई, और जैसे ही इसे छोड़ा जाएगा वैसे ही यह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, और गतिज ऊर्जा में बदलेगी तो जितनी अधिक स्थितिज ऊर्जा होगी उतनी ही अधिक गतिज ऊर्जा होगी, अर्थात उतने ही अधिक वेग से यह बाहर की ओर निकल करके
तो इस तरह से आपने देखा कि जो है स्थितिज ऊर्जा जो है किस प्रकार से स्थित होती है। अब यह स्थितिज ऊर्जा जो है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जो मुख्य रूप से हम लोग स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, तो यह स्थितिज ऊर्जा जो है किन किन रूपों में है। तो पहला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब यह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु को किसी ऊंचाई पर उठाने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, अर्थात उसे उठाने पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और जो गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य होता है वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में निहित हो जाती है। जैसे कोई एक कील है, उस कील को जो है आप हथौड़ी जो है थोड़ा सा उठा करके और उसके ऊपर प्रहार कीजिए, फिर हथौड़ी को थोड़ा और ऊपर उठाइए और फिर प्रहार कीजिए, हथौड़ी को थोड़ा और ऊपर उठाइए और फिर प्रहार कीजिए, तो आप क्या देखते हैं कि आप उस पर जितना अधिक ऊंचाई तक उठा करके और प्रहार करते हैं उतना ही अधिक गहराई तक कील जो है लकड़ी में धंसती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊंचाई पर जो है ऊर्जा बढ़ रही है। तो इस तरह से अगर ये कोई सपोज कर लीजिए कि एक पिंड है, इसे हम h ऊंचाई उठा करके यहां रख दिए, तो इसमें जो स्थितिज ऊर्जा होगी या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी, यह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो भूमितल से किसी ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु की उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, स्थिति के कारण, जो स्थिति के कारण होगी, इसीलिए हम इसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसे उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब ये ऊंचाई के कारण है। अब देखिए, जब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है इसमें है, तो यह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? तो आपने अभी देखा कि इस पिंड को उठा करके यहां से और यहां तक ले गए, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो अर्थात गुरुत्वीय बल गुणे ऊंचाई, जो किया गया कार्य होगा वह गुरुत्वीय बल गुणे ऊंचाई। तो गुरुत्वीय बल कितना होगा? mg होगा, और ऊंचाई कितनी है? h है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से दर्शाते हैं। तो इस तरह से U बराबर mgh, अर्थात गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम mgh यानी U बराबर mgh से लिखते हैं। अब देखिए, जिसका द्रव्यमान जितना ही अधिक होगा, अगर दो द्रव्यमान है, दो से अधिक द्रव्यमान है, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, अगर ऊंचाई बराबर है तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। अगर समान द्रव्यमान है तो समान द्रव्यमान है तो जिसकी ऊंचाई अधिक होगी उसमें स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा से तात्पर्य क्या है? जैसे आप ये देख रहे होंगे कि एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को जब हम थोड़ा सा खींच देते हैं तो खींचते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, और जैसे ही छोड़ते हैं वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में चला जाता है। तो ये जो खिंची हुई स्प्रिंग है, इस खिंची हुई स्प्रिंग के अंदर कौन सी ऊर्जा होगी? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक इसी तरह से यह तीरंदाज जो है, ये इसमें देखिए कि तीर को खींचे हुए है, तो इसमें जो है जो इलास्टिसिटी है, यानी जो यहाँ पर खिंचाव है, इस खिंचाव के कारण जो है इसमें ऊर्जा निहित है। तो इसे भी हम कहेंगे, यानी जो खिंची हुई धनुष की कमानी है, इस धनुष की कमानी में यानी इसमें जो है ऊर्जा कौन सी होगी? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होगी। इसी तरह से ये आप जो है खिंची हुई गुलेल की डोरियां, आपने तो देखा ही होगा, कैटपाल्ट जो है। अब इसमें क्या करते हैं कि जब इसमें कोई स्टोन या पत्थर या कुछ भी रख करके भारी चीज को और खींचते हैं, खींच करके और फिर छोड़ते हैं, तो देखते हैं जितना ज्यादा खींचते हैं उतना ही अधिक दूरी तक इसमें से यह पिंड या पत्थर निकल करके जो है जाता है। तो इसके अंदर जो है खिंचाव के कारण, इसमें जो खिंचाव के कारण जो ऊर्जा हुई वह ऊर्जा जो है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में खिंचाव के कारण उसके प्रारंभिक स्थिति से विस्थापन हो जाता है, तो प्रारंभिक स्थिति से विस्थापन हुआ, इस विस्थापन के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे खिंची हुई धनुष की कमानी, चाबी भरा हुआ खिलौना, माने जैसे कार है, खिलौना कार, उसमें चाबी भर देते हैं तो कुछ देर तक चलता है। तो कैसे चलता है? जब आप चाबी भर रहे होते हैं उस दौरान क्या होता है, उसकी स्प्रिंग में जो है वह दबाव बनता जाता है, और जब हम उसको ऑन कर देते हैं
तो उस स्थिति में क्या होता है, वही जो है गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती रहती है। खींची हुई स्प्रिंग, तो ये सब जो है प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के उदाहरण है। अब इस प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा में जो ऊर्जा होती है या जो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा है, यह ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए, यह एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को सामान्य रूप से खींचा गया। जब खींचा गया तो बाह्य बल की दिशा जो है, ये तीर बना हुआ है, इस दिशा में होगी। तो इस स्प्रिंग में इसके प्रारंभिक स्थिति से x दूरी ये विस्थापन हुआ। अब जब इसमें हम बाह्य बल बाहर की तरफ लगाएंगे तो प्रत्यानयन बल इसके विरुद्ध कार्य करता है, अर्थात यह प्रत्यानयन बल इसे वापस ले जाने का प्रयत्न करता है। तो इसका मतलब हो गया कि इस प्रत्यानयन बल के विरुद्ध खींचने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो खींचने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा, वही किया गया कार्य जो है स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में निहित होता है, और वही प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। तो मान लिया कि इसी स्प्रिंग पर लगाया गया बाह्य बल जो है कैपिटल F है, जिसके कारण स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि x हो जाती है। तो स्प्रिंग पर लगा हुआ बल जो है, यानी यहां पर जो प्रत्यानयन बल है, उसके बराबर होता है, दिशा विपरीत होती है। तो F बराबर -kx, हुक का नियम होता है ये, हुक के नियम के अनुसार F बराबर -kx, जहां k स्प्रिंग का बल नियतांक है। तो खींचने पर स्प्रिंग पर औसत बल कितना हुआ? पहले 0 था और अब F है, तो 0 + F/2 यानी F/2 हो गया। x दूरी खींचने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, F/2 × x, तो हो जाएगा 1/2 kx स्क्वायर। क्यों? क्योंकि F की जगह पर हम रखेंगे ना kx, और यह मात्रा के रूप में है, इसलिए ऋणात्मक साइन का यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो W बराबर 1/2 kx स्क्वायर। यही किया गया कार्य प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हो गई U बराबर 1/2 kx स्क्वायर। k स्प्रिंग का बल नियतांक है, अलग अलग स्प्रिंग के लिए बल नियतांक का मान अलग अलग होता है। जैसे मोटी स्प्रिंग है, पतली स्प्रिंग है, और अलग अलग धातुओं के लिए भी ये अलग अलग हो जाएगा। इसी तरह से जो विस्थापन इसमें आपने खिंचाव किया है x दूरी, यह जो है यह भी अलग अलग हो सकता है। तो अलग अलग स्प्रिंग के लिए बल नियतांक अलग होगा, तो समान बल लगाने पर उसके अंदर जो विस्थापन होगा वह विस्थापन भी अलग अलग होगा। ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के विभिन्न रूप। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या आप जानते हैं? ऊर्जा संरक्षण के नियम से आपने पढ़ा है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो इसे कहते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। अब ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है, यह हम बहुत से ऐसे उपकरण और यंत्र देखते हैं। तो यहाँ पर आज हम ये देखना चाहेंगे या जानेंगे कि जो हम इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं, यूज करते हैं, वह जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। जैसे सिंपल सा देखिए, जैसे ही आप कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं तो स्विच ऑन करते हैं, विद्युत बल्ब क्या होता है? जल जाता है। जब लाइट रहती है तो विद्युत बल्ब जल गया, जब लाइट नहीं रहती है तो विद्युत बल्ब नहीं जला। तो जब विद्युत बल्ब जल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विद्युत ऊर्जा है वह फिलामेंट को गर्म करती है। फिलामेंट गर्म होता है तो यानी ऊष्मीय ऊर्जा में आ जाता है, और वह जो है फिर प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा में, और फिर ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा में, और इस प्रकार से हमें प्रकाश मिल जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर में क्या होता है? जो आप कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, वह हीटर कैसे कार्य करता है? माने इलेक्ट्रिक हीटर जो है, कह लीजिए विद्युत इस्त्री जो है प्रेस, तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण इसमें ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, गर्म होता है, यानी उस विद्युत का रूपांतरण किस में हुआ? उष्मा में हुआ, तो ऊष्मीय ऊर्जा में हुआ। रेडियो, रेडियो हम सुनते हैं, तो इसमें जो है विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में होता है, और इस ध्वनि ऊर्जा के कारण हम सुन पाते हैं। जैसे शुष्क सेल, हम टार्च में या इस तरह से कुछ प्रयोगों में भी शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। तो यह शुष्क सेल क्या है? सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है, यह रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल, सोलर सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर, जो मोटर है इलेक्ट्रिक मोटर, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। इसी तरह से सोलर हीटर, तो सोलर हीटर क्या करता है?
प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कार का इंजन, कार कैसे चलती है? बिना पेट्रोल के या डीजल के तो चलेगी नहीं, यानी उसको फ्यूल चाहिए। फ्यूल के अंदर क्या होता है? फ्यूल के अंदर होती है रासायनिक ऊर्जा। यह रासायनिक ऊर्जा का इंजन के अंदर दहन होता है। तो जब इंजन के अंदर दहन होता है तो वह ऊष्मीय ऊर्जा में उसको रूपांतरित करता है। इस ऊष्मीय ऊर्जा से फिर जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है और फलस्वरूप कार चलती है। इसी तरह से विस्फोटक पदार्थ, आप दीपावली में, ईद पर, इस तरह से आप देखते हैं कि जो है बहुत से ऐसे पर्व हैं जिस पर्व पर हम जो है पटाखों का प्रयोग करते हैं, लाइट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जितने भी विस्फोटक पदार्थ हैं यानी जो फायर वर्क्स हैं, इसमें जो है रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्योंकि जैसे सपोज कर लीजिए कि एक आपने पटाखा जलाया, हालांकि पटाखा जलाना जो है यह पर्यावरण के हित में नहीं है, लेकिन अगर आपने एक पटाखा जलाया तो उसके अंदर क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। जब वह आपने उसे जलाया तो आप देखते हैं कि उससे लाइट भी निकलती है, वह गर्म भी होता है यानी जलता हुआ, और वह विस्फोट करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। तो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में होता है। इसी तरह से खींची हुई गुलेल, जब आप उसको खींच के और किसी उस डोरी में जो है गोली को लगा करके तेजी से मारते हैं तो क्या होता है? जैसे खींचते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में उसका रूपांतरण होता है, और जब खींच करके छोड़ देते हैं तो फिर किस में चला जाता है? वह गतिज ऊर्जा में। तो यानी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है गतिज ऊर्जा में। तो इस तरह से आप जो है ऊर्जा के विभिन्न रूपों को जो है आपने ये देखा। कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं। तो कौन कौन सी स्थिति ऐसी होगी? जैसे देखिए, उड़ता हुआ हवाई जहाज उड़ रहा है, गति कर रहा है, तो गति के कारण गतिज ऊर्जा, और यह धरती से किसी ऊंचाई पर है तो ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों है। ये देखिए, दोलन करता हुआ सरल लोलक, यह अपनी स्थिति परिवर्तित करता रहता है। जब इस पर कोई बाह्य बल लगा दिया गया तो यह स्थिति परिवर्तित करता रहता है। तो जब यह इस माध्य स्थिति से यहां पर होगा तो h ऊंचाई होगा, तो इसके अंदर जो है स्थितिज ऊर्जा होगी, और फिर जो है यह यहां पर अगर इसकी बात करें तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। तो दोलन करता हुआ जो सरल लोलक है इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। इसी तरह से पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति, पहाड़ पर अगर व्यक्ति चढ़ रहा है तो धरातल से किसी ऊंचाई पर है, जब ऊंचाई पर है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है और वह गतिशील अवस्था में है, गति कर रहा है, तो इसके अंदर गतिज ऊर्जा भी है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों है। इसी तरह से आप देखिए, आसमान में उड़ती हुई चिड़िया, आसमान में ये उड़ती हुई चिड़िया धरातल से किसी ऊंचाई पर है, स्थितिज ऊर्जा हो गई। यह उड़ रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो इनके अंदर गतिज ऊर्जा हो गई। तो इसमें जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों है। ठीक इसी तरह से पहाड़ी पर लुढ़कती हुई बॉल, ये देख रहे हो कि एक बॉल जो है लुढ़क रही है। जब ये लुढ़क रही है यानी ये पत्थर लुढ़क रहा है या बॉल लुढ़क रही है, तो इसमें क्या होगा? ये लुढ़कने की कंडीशन में इसमें जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी।